हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं न्यू बुक अल्केमिस्ट पाओलो कोएल्हो। कीमियागर अल्केमिस्ट ने एक पुस्तक उठाई जो कारवा के किसी व्यक्ति ने खरीदी थी। उसके पन्ने पलटते हुए उसे उसमें नर्सिस के बारे में एक किस्सा मिला। कीमियागर को नर्सिस की किंवदंती के बारे में मालूम था। वह अपनी ही सुंदरता और गौर से देखने के लिए रोज़ एक सरोवर के तट पर झुककर उसमें झांका करता था। वह अपने आप से इस कदर मोहित हुआ कि एक सुबह वह उस सरोवर में जा गिरा और डूब गया। जिस जगह पर वह गिरा था वहाँ वह फूल पैदा हुआ जिसे नर्सिस कहा जाता था। लेकिन लेखक ने अपना किस्सा इस तरह समाप्त नहीं किया था। उसका कहना था कि जब नर्सिस मर गया तो वन देवियाँ वहाँ प्रकट हुईं और उन्होंने पाया कि वह सरोवर जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था खारे आंसुओं के सरोवर में बदल चुका था। तुम क्यों रोते हो? देवियों ने पूछा। मैं नर्सिस के लिए रोता हूँ, सरोवर ने जवाब दिया। आह, यह आश्चर्य की बात नहीं कि तुम नर्सिस के लिए रोते हो, उन्होंने कहा, क्योंकि हम जंगल में हमेशा उसका पीछा करते रहते थे, लेकिन तुम अकेले थे जो उसकी सुंदरता को इतने करीब से निहार सके। लेकिन क्या नर्सिस सुंदर था? सरोवर ने पूछा। यह बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? देवियों ने विस्मित होकर कहा। आखिरकार तुम्हारे ही तो तट थे जहाँ वह हर रोज़ झुककर खुद को निहारा करता था। सरोवर कुछ देर खामोश रहा। अंत में उसने कहा, मैं नर्सिस के लिए रोता जरूर हूँ, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि नर्सिस सुंदर था। मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि जब भी वह मेरे तटों पर झुकता था तो उसकी आँखों की गहराई में खुद मेरी सुंदरता प्रतिबिंबित होती थी। क्या ही खूबसूरत किस्सा है, कीमियागर ने सोचा। भाग 1, चलिए शुरू करते हैं। लड़के का नाम सेंटियागो था। जब वह अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस वीरान गिरजाघर में पहुंचा तब शाम ढल रही थी। गिरजाघर की छत बहुत पहले कभी गिर चुकी थी और जिस ध्यान पर कभी प्रार्थना सामग्री का कक्ष हुआ करता था वहाँ अब चिनार का एक विशाल दरख्त उग आया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भेड़ों को अंदर किया और उसके बाद वहाँ लकड़ी के कुछ लट्ठों से एक बाड़ तैयार कर दी ताकि रात में भेड़ों बाहर निकलकर यहाँ वहाँ ना भटकने पाएं। वैसे उस इलाके में भेड़िया तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भेड़ बाहर कहीं जा भटकी थी और लड़के को अगला पूरा दिन उसको तलाशने हुए बर्बाद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को बुहारा और जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़कर समाप्त की थी उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी पुस्तकें पढ़नी होंगी। वो लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज़्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था जब उसकी नींद खुली और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने रात में वही सपना एक बार फिर देखा था जो एक हफ्ते पहले देखा था और एक बार फिर वही हुआ कि सपना पूरा होने के पहले ही उसकी नींद खुल गई। वह उठा और अपनी लाठी लेकर उन भेड़ों को जगाने लगा जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा कि उसके जागते ही उसके ज़्यादातर जानवर भी हिलने डुलने लगे थे, मानो कि कोई रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था।
जिनके साथ वह पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जाता रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वो समझने लगी हैं कि मैं कब क्या करता हूँ। वह बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है कि वह खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हूँ। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थी जिन्होंने जागने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से कोचते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से यह विश्वास रहा था कि वह जो कुछ भी कहता है भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसीलिए ऐसे वक्त भी आते रहे थे जब किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत प्रभावित करते थे वो हिस्सों वह भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था, या ऐसे वक्त जब वह उनको चारागाहों में जीवन गुजारते गडरियों के अकेलापन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वह उनके सामने उन चीज़ों को टिप्पणियाँ भी किया करता था जो उसने उन गांव में देखी होती थी जहां से वो गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी जहां वो 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वह एक ही बार गया था पिछले साल। वह दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वह हमेशा कहा करता था कि भेड़ों और ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। उसके एक दोस्त ने उससे उस दुकान के बारे में बताया था और वह भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूं, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान के में ग्राहकों की भीड़ थी, इसीलिए दुकानदार ने गडरियों को से दोपहर बाद तक इंतज़ार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैले से एक पुस्तक निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि गडरिये पढ़ना भी जानते हैं। उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। वह लड़की एंडालूसिया इलाके की खास पहचान लिए हुई थी। लहराते हुए काले बाल और मूर विजेताओं की फीकी सी याद दिलाती आँखें। हाँ, वैसे मैं पुस्तकों से ज़्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वह उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहां हर दिन एक जैसा होता है। गडरिये ने उसे एंडालूसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहां रुकता हुआ वह आया था। वह अभी तक भेड़ों से बतियाता आया था, इसीलिए यह वार्तालाप एक सुखद बदलाव था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने कहा, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम निरे गडरिये क्यों हो? जवाब, अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम निरे गडरिये क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूँ बुदबुदाया जिससे वह उसके सवाल का जवाब टाल सकता। वह अच्छी तरह से जानना था कि लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी यात्राओं के किस्से जारी रखे और लड़की खौफ और अचरज से अपनी पूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने पाया कि वह कामना कर रहा था कि काश वह दिन कभी न बीते। लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिन तक इंतजार कराता रहे। उसने पाया कि वह कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने उसके पहले कभी नहीं किया था। हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिक कर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाली उस लड़की के साथ उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे।
लेकिन आखिरकार वह दुकानदार प्रकट हुआ और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। और फिर सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब वह एक बार फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था। वह उत्तेजना से भरा हुआ था और उसी के साथ साथ असहज भी महसूस कर रहा था। क्या जाने वह लड़की उसे भूल ही चुकी हो। इस बीच ना जाने कितने गडरिये आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं दूसरी जगह की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूँ, लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फ़र्क पड़ता है और वह जानता था कि समुद्री मल्लाहों और घुमतू विक्रेताओं की ही तरह गडरिये को भी कभी कभी ऐसा कोई कस्बा मिल ही जाता है जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वह निश्चिंत खाना बदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झांकने लगा था और गडरिये ने अपनी भेड़ों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। इनको कभी कोई फैसला नहीं लेना पड़ता। उसने सोचा, शायद यही वजह है कि वो हमेशा उसके करीब बनी रहती है। भेड़ों को तो सिर्फ भोजन और पानी से ही सरोकार था। जब तक लड़का एंडालूसिया में सबसे अच्छे चारागाह खोजने के काबिल बना रहेगा, वो उसकी दोस्त बनी रहेगी। हाँ, उनके सब दिन समान होते थे, दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक, वहीं अंतहीन जैसा लगता समय। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और जब लड़का उनके शहर के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बताया था तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो तो भोजन और पानी मात्र से संतुष्ट थी और बदले में वो उदारतापूर्व अपना ऊन, अपना साथ और कभी कभार अपना गोश्त दे दिया करती थी। लड़के ने सोचा, अगर मैं आज एक दैत्य बन जाता और उन्हें एक एक कर मार डालने का फैसला लेता तो उनको तभी इस बात का एहसास होता जब ज़्यादातर रेवड़ को काट डाला गया होता। वो मुझ पर भरोसा करती हैं और वो भूल चुकी हैं कि उनको किस तरह अपना सहज बुद्धि का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूँ। लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है कि उस गिरजाघर और उसके अंदर उसे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वह सपना दोबारा दिखा हो और उसी की जगह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वह थोड़ी सी वाइन पी जो पिछली रात के भोजन के बाद बच रही गई थी और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वह जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद जब सूरज सिर पर आ चुका होगा तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने रेवड़ के मैदानों से हाँक कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वह गर्मियों के दिन का वह वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी और उसे पूरा समय अपनी जैकेट को ढोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ तो उसने याद किया कि वह जैकेट ही थी जिसकी वजह से वह भोर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा, और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था और लड़के का भी अपना एक उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था और एंडालूसिया के इलाकों में 2 साल तक सफ़र करने के बाद वह उस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ़ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वह उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गडरिया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। वह उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र
तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह पादरी बनता और इस तरह का एक साधारण किसान परिवार के गौरव का स्रोत बनता। वो महज भोजन और पानी जुटाने के खातिर कड़ी मेहनत करते थे, जैसे भेड़ें करती हैं। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी और यह ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर जब वह अपने परिवार से मिलने पहुंचा तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वह पादरी नहीं बनना चाहता, वह एक यात्रा करना चाहता है। बेटा, तमाम दुनिया के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं। उसके पिता ने कहा, वो नई चीज़ों की खोज में आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वो किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं और वो अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा ज़माना आज के ज़माने से बेहतर था। भले ही उनके बाल भूरे हों या चमड़ी काली हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर होते वैसे ही हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन मैं कस्बों में जाकर वहाँ के वो किले देखना चाहता हूँ जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया। वो लोग जब हमारे गांव देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क देखूंगा और देखूंगा कि वो किस तरह रहते हैं, बेटे ने कहा। जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसीलिए वो यात्रा कर पाते हैं। उसके पिता ने कहा, हमारे बीच तो सिर्फ वही लोग यात्राएं करते हैं जो गडरिये होते हैं। तो ठीक है, मैं गडरिया ही बनूंगा। उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे के लिए एक बटुआ दिया जिसमें सोने के 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन खेत में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिलते, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ें खरीदना जाओ चारागाहों में। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम समझ में आएगा कि हमारे गांव में सबसे अच्छी कोई दूसरी नहीं है और हमारे यहाँ की स्त्रियां से सुंदर कोई दूसरी स्त्रियां नहीं हैं। और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़का स्वयं अपने पिता की आंखों में दुनिया का भ्रमण करने में सक्षम होने की आकांक्षा देख सकता था, एक ऐसी आकांक्षा जो अभी भी जीवित थी, बावजूद इसके कि उसके पिता पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और हर रात एक ही छप्पर तले सोने के बोझ तले वर्षों तक आकांक्षा को दफना चुके थे। क्षितिज का लालिमा छाई हुई थी और अचानक सूरज प्रकट हुए। लड़के ने अपने पिता से हुई बातचीत के बारे में सोचा और खुश हुआ। इस बीच वह बहुत से किले देख चुका था और बहुत सी स्त्रियों से मिल चुका था, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती थी जो उसके बाद से कई दिनों तक उसकी राह देखती रही थी। उसके पास एक जैकेट थी, एक पुस्तक थी जिसके बदले वह दूसरी पुस्तक खरीद सकता था और भेड़ों का एक झुंड था। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वह हर दिन अपने सपने को जी पा रहा था। अगर वह एंडालूसिया के चारागाहों तक से तंग आ जाता तो वह अपनी भेड़ों को बेचकर समुद्र पर जा सकता था। जब वह समुद्र से ऊब जाएगा तो तब तक वह दूसरे बहुत से नगरों, बहुत सी स्त्रियों और सुखी होने के दूसरे से बहुत से अवसरों से वाकिफ हो चुका होगा। मैं पाठशाला में ईश्वर को नहीं पा सका। उनसे उगते सूरज की ओर देखते हुए सोचा, जब भी मुमकिन होगा वह सफ़र के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेता था। वह उस वीरान गिरजाघर में कभी नहीं गया था, बावजूद इसके कि वह उन हिस्सों से कई बार गुजर चुका था। दुनिया बहुत विशाल और अनंत थी। उसको अपने भेड़ों से उस रास्ते पर थोड़ी देर चलने देर भर की ज़रूरत थी और वह दूसरी दिलचस्प चीज़ों को पता लगा सकता था। समस्या यह है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह
हर दिन एक नए रास्ते पर चल रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिन चारागाहों में होती हैं वो नए होते हैं और मौसम बदलते रहते हैं। वो तो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोच पाती हैं। हो सकता है हम सभी ऐसे ही हों, लड़के ने सोचा। मुझे ही ले लो, जब से मैं उस दुकानदार की बेटी से मिला हूँ मैंने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं। सूरज की ओर देखते हुए उसने हिसाब लगाया कि वह दोपहर से पहले टेरिफा पहुंच जाएगा। वहाँ वह उस पुस्तक के बदले थोड़ी मोटी सी पुस्तक ले सकता है, वाइन की अपनी बोतल भरा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, बाल कटवा सकता है। उसे उस लड़की से मुलाकात की तैयारी करनी जरूरी थी और वह इस संभावना के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि कोई दूसरा गडरिया भेड़ों का उससे बड़ा झुंड लेकर वहाँ पहले ही पहुँच चुका हो और लड़की का हाथ मांग चुका हो। किसी सपने के साकार होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नज़र डालते हुए सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसे सहसा याद आया कि टेरिफा में एक बुढ़िया है जो सपनों को पढ़ना जानती है। वह बुढ़िया लड़के को घर के पिछवाड़े एक कमरे में ले ली गई और उस कमरे और उसके बैठक कक्ष के बीच रंग बिरंगे मानकों का एक पर्दा डला हुआ था। कमरे में एक मेज, यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर और 2 कुर्सियां थीं। वह स्त्री बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़के की दोनों हथेलियां अपने हाथ में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वह किसी जिस्बी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिस्पियों का अनुभव था जो उसे रास्ते में मिलते रहते थे। वो भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भेड़ें नहीं होती थी। लोगों को कहना था कि जिप्सी दूसरे को ठग कर अपना जीवन गुजारते हैं। यह भी कहा जाता था कि उनका शैतान के साथ समझौता हुआ था और वो बच्चे को अपहरण कर उनके अपने रहस्यमय डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन से इस आशंका से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसे जिप्सी ना पकड़ ले जाए, और इसीलिए जब उस औरत ने उसके हाथ और अपने हाथों को लिए तो उसका बचपन का वह डर वापस लौट आया। लेकिन फिर लड़के ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहाँ ईर्ष्या की पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी है। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वह डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प। औरत ने लड़के की हथेलियों पर अपनी नज़र गड़ाए रखे हुए कहा और फिर वह खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और औरत ने इसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं यहाँ आपसे अपनी हाथ की रेखाएं पढ़वाने नहीं आया था, उसने कहा। उसे वहाँ आने का पछतावा हो रहा था। पल भर को उसके मन में आया कि वह उसकी फीस अदा करे और वहाँ से चलता बने। उसे यह भी लगा कि वह बार बार आने वाले अपने उस सपने को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहा था। तुम यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने सपने के बारे में जान सकते, बुढ़िया ने कहा, और सपने ईश्वर की ज़बान होते हैं। जब वह हमारी ज़बान से बात करता है तो वह समझ सकती है कि उसने हमसे क्या कहा है, लेकिन अगर वह आत्मा की ज़बान में बात करता है तो सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, मैं तुमसे इस सलाह के लिए फीस तो लूँगी ही। लड़के ने सोचा यह भी इसका एक और चाल है, लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिरकार एक गडरिये को भेड़ियों और भूख से निपटने के जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज़ उसके जीवन को रोमांच बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना 2 बार आया है,
उसने कहा, मैंने सपनों में मैंने देखा है कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक चारागाह में हूँ। तभी एक बच्ची आई और वह भेड़ों के साथ खेलने लगी। मुझे यह पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डर जाती हैं, लेकिन लगता है कि बच्चे उनको डराए बिना उनके साथ खेल सकते हैं। मैं नहीं जानता कि भेड़ों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चलता है। मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ। औरत ने कहा, मुझे अपना खाना पकाना है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। वह बच्ची मेरी भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती रही। लड़के ने कुछ अनमने भाव से कहा और फिर उस बच्ची ने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों पर ले गई। वह पल भर को रुका और जानने के लिए कि क्या वह औरत जानती है कि मिस्र को पिरामिड क्या है, लेकिन औरत ने मुझे नहीं कहा। फिर मिस्र को पिरामिडों पर इन शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले थे ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वह मुझे ठीक उस जगह दिखाने वाली थी जहाँ वह खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई दोनों बार। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर उसने दोबारा उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए और गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे फीस नहीं लूँगी, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हें वह खजाना मिल गया तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूँगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वह इसलिए खुश था कि छिपे हुए खजाने के उस सपने की वजह से वह थोड़ा सा पैसा बचा पा रहा था जो उसके पास था। ठीक है, इस सपने के बारे में समझाओ, उसने कहा। सबसे पहले कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बदले तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। गडरिया ने कसम खाई। बुढ़िया ने उसे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। यह सपना संस्कार की भाषा में है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन यह व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो तुम्हें मिलने वाला है उसकी एक हिस्से पर मेरा हक बनता है। और यह रही मेरी व्याख्या। तुम मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए थे तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। यह जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।